हेलो बच्चों, हम फिर से टारगेट सेमेस्टर पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर वापस आ गए हैं पार्ट 2 के साथ। जो हमने बिजनेस इकोनॉमिक का किया था, पार्ट 1 हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था। अब हम पार्ट 2 में जो बचे हुए हमारे क्वेश्चंस है वो करेंगे। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 के क्वेश्चंस को जरूर अपने से मैच किया होगा कि कितना आपके मार्क्स आए होंगे। ठीक उसी तरीके से आप लोग पार्ट 2 में भी अपने क्वेश्चंस को मैच करते चलिएगा कि आप कितने सॉल्व कर पा रहे हैं खुद से और कितने नहीं कर पा रहे। ठीक, इसी के साथ हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है, इन द सेकेंड स्टेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट द मार्जिनल प्रोडक्ट, ऑप्शन ए नेगेटिव, ऑप्शन बी पॉजिटिव बट डिक्लाइन, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी पॉजिटिव डिक्लाइन लेस देन द एवरेज प्रोडक्ट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट में 3 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेजेस होती हैं? 3। ठीक, जिनमें वो दिखाता है कि एक जो कोई चीज की डिमांड या कैसे वो सप्लाई किस तरीके से हो रही है, वो किस तरीके से फ्लो जा रहा है, वो दिखा रहा होता है। जैसे कि ये सिंपल सा ग्राफ है, ये आप मान लीजिए ग्राफ। ठीक, ये इसके 3 स्टेजेस है। ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है और ये स्टेज 3 है। ठीक, इसमें पूछा है स्टेज 2 जो है वो क्या दिखाता है। स्टेज 2 जो होता है वो देखिएंगे आप जरा, वो क्या जा रहा है? पॉजिटिव बट फिर नीचे की तरफ क्या? डिक्लाइन। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पॉजिटिव बट डिक्लाइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेट इफेक्ट ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूट इफेक्ट इज नोन एज, किसके बारे में पूछा है? इनकम एंड सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का। ठीक, इसके आंसर्स देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए प्राइस इफेक्ट, ऑप्शन बी स्मूथ इफेक्ट, ऑप्शन सी वेरिएबल इफेक्ट, ये स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, इफेक्ट इसको कर लीजिएगा सही, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्राइस इफेक्ट। किस पे करता है? ये प्राइस पे करता है। चाहे इनकम का हो चाहे सब्स्टिट्यूट का हो, दोनों का इंपैक्ट हमारे प्राइस पे होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन एपी इज इक्वल्स टू एमपी। ठीक, जब किसकी बात किया? एपी अगर एमपी के बराबर है तो क्या होगा? ऑप्शन ए AP is minimum, option B AP is maximum, option C MP is minimum, option D MP is maximum। ठीक, तो हमें पूछा है कि क्या किसकी कंडीशन दी है? AP is equals to MP। इस कंडीशन में उसने पूछा है कि क्या होगा, AP किस पोजीशन में होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। एपी क्या होगा हमारा? मैक्सिमम। जब हमारा जो उसमें एवरेज प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? अपने मैक्सिमम पे होगा, तब वो एपी एमपी के बराबर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा है व्हेन टीपी इज मैक्सिमम। ऑप्शन ए एपी इज 0, एमपी इज मैक्सिमम, एमपी इज 0 एंड एपी इज मिनिमम। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? टीपी अगर मैक्सिमम पे है तो हमारा एमपी क्या होगा उस वक्त? 0। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन शुड टेक प्लेस इन स्टेज। शॉर्ट रन में जो होती है प्रोडक्शन वो किस प्लेस पे होती है? ठीक, वो बताया है उसके बारे में। किसके बारे में? प्रोडक्शन का, वो भी किस केस में? शॉर्ट रन के केस में। ठीक, तो उस केस में जो होती है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए स्टेज 1, ऑप्शन बी स्टेज 2, ऑप्शन सी स्टेज 3, ऑप्शन डी स्टेज 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्टेज 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ अ गैस लाइन गोज अप एंड अंकल सैम बाय फ्यूल कैंडीज बार बिकॉज ही हैज टू स्पेंड मोर ऑन गैस, एक्सप्लेन बाय। ठीक, अब इसमें क्या बोला है कि अगर किसका गैस लाइन का प्राइस बढ़ जाता है तो अंकल सैम जो है वो किस पे? कैंडल बर्नर जो आता है उस पे अगर स्पेंड कर रहे हैं मोर अमाउंट, तो क्यों कर रहे हैं वो गैस से ज्यादा? एक्सप्लेन करना है। पहला सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है इस वजह से, कि इनकम इफेक्ट है, कि हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गैस लाइन है, कि नन ऑफ द अबव है। ये ऑप्शंस है हमारे पास। ठीक, तो इसका हम आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर सिंपल सा है, क्या? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। क्या है? सब्स्टिट्यूट। क्योंकि क्या है, ये जो गैस लाइन है उसका ये क्या? कैंडल बर्नर क्या है? उसका सब्स्टिट्यूट है।
ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन रेफर्स टू, ठीक, ऑप्शन ए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ऑप्शन बी डिस्ट्रैक्शन ऑफ यूनिटी, ऑप्शन सी एक्सचेंज वैल्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। पहला ऑप्शन बजट लाइन, ऑप्शन बी प्लानिंग कर्व, ऑप्शन सी इवोल्यूट कर्व, ऑप्शन डी बी एंड सी बोथ। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन हमारा है डी। क्या है? ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि ये दोनों के दोनों। ठीक, किसके नेम है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के। ठीक, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेलर होगा। क्या होगा? एक सिंगल सेलर होगा जो सेल करता होगा, और बायर्स वहां पे बहुत सारे सकते हैं। ठीक, यानी कि ऐसा पर्सन जो सिर्फ उस मार्केट में एक ही होगा, जो एक ही अकेला उस चीज को क्या करता हो? सेल करता हो। ठीक, तो ये अभी मैंने बताया, तो देख लीजिए ऑप्शन ए सिंगल सेलर, यानी कि अभी मैंने जो आपको बताया वो क्या है? करेक्टर है इसका, है कि नहीं? ठीक, करेक्टर है ना इसका। उसके बाद नो क्लोज सब्स्टिट्यूटर, ये भी क्या है? इसका करेक्टर। अभी मैंने बताया कि सिंगल है तो भैया उसका कोई सब्स्टिट्यूटर नहीं होगा, उसमें कोई दूसरा पर्सन नहीं होगा। यहाँ पे एंट्री के लिए क्या है? बैरियर्स है, हार्मोनल प्रोडक्ट्स, यानी ये ऑप्शन डी जो है वो क्या है हमारा? करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो किस तरीके से हैं, कैसे हैं, उससे हमें होमोजेनियस है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है। ठीक, ये सब के सब करेक्टर्स हैं, ये एक लौता ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्टर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल टू आउटपुट एक्सिस। ठीक, इसका आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पॉजिटिव स्लोप। कैसा होता है? इन परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी लोग होते हैं सबका एक ही प्राइस लेवल चलता है, कोई अप या डाउन नहीं करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग मार्केट में जाते हैं जहाँ सब्जी की मार्केट होती है, आप लोग देखेंगे कि आलू का रेट अगर आप पूछने जा रहे हैं हर दुकान के पास एक ही रेट होगा। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट मार्केट है, यानी एक ही जैसा सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट है, इस वजह से उनका प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आ रहा था। तो उसका जो स्लोप बनेगा वो भी कैसा बनेगा? पॉजिटिव स्लोप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप ऑफ यूनिटी इलास्टिक डिमांड कर्व, इसका शेप पूछा है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलर। क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, हाउ ऑफ्टन प्राइस ऑफ गुड चेंज, ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, किस तरीके से क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। वही हम पढ़ते हैं किसमें? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यही चीज पढ़ते हैं क्या, कि किस तरीके से क्वांटिटी डिमांड जो है वो प्राइस के रेफरेंस में चेंज हो रही होती है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट क्या है? जिसमें क्या होता है कि बहुत ही कम लिमिटेड बाय सेलर्स होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड सेलर्स, बहुत ही कम, फ्यू सेलर्स होते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फ्यू सेलर्स, ऑप्शन बी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ऑप्शन सी प्राइस रिजिड, ऑप्शन डी सी एंड ए। ठीक, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। क्यों? यहाँ पे क्या होते हैं? फ्यू सेलर्स होते हैं और साथ ही साथ प्राइस रिजिड। जहां पे कुछ ही खरीदार होंगे तो वो तो यही चाहेंगे ना कि इसने ही रेट में हर चीज। जैसे कि आपको पता है लग्जरी जो कार्स आती है जितनी भी, वो क्या है? इन्हीं में आती है।
ऑल्गोपोलिस्टिक में। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, जो बायर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो फरारी वगैरह जो ऐसी ऐसी लग्जरियस कार्स हैं, उनके क्या है, बहुत कम सेलर्स है, बट क्या है, बायर्स तो हैं उनके। बायर्स भी ये नहीं है कि बहुत ज्यादा, तो उनके प्राइस में क्या है, रिजिडिटी, वो प्राइस अपना कम नहीं करते, प्राइस उनका फिक्स्ड है, उसी के अकॉर्डिंग वो रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ए एंड सी बोथ। नेक्स्ट, implemented cost include in accounting cost, economic cost, both A, B, C and option D none of the above। ठीक, इसका करेक्ट आंसर है इकोनॉमिक कॉस्ट। किसमें इंक्लूड किया जाता है, इकोनॉमिक कॉस्ट में उसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड एक्सक्लूसिव कॉस्ट। फिर ऑप्शन बी, the difference between total revenue and the opportunity cost of all the resources। option C, the different accounting profit and exclusive cost। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। किसके बारे में पूछा उसने, इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है। ठीक, इकोनॉमिक प्रॉफिट के बारे में। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होता है वो हमारा होता है क्या, टोटल रेवेन्यू और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है किसकी, सारे रिसोर्सेज पे, इसका जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट रन लॉ। क्या पूछा है, शॉर्ट रन लॉ कौन सा है इसमें से। ठीक, ऑप्शन ए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ऑप्शन बी, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ऑप्शन सी, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। क्या है, ऑप्शन ए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न शॉर्ट रन लॉ है। ठीक, ये पेपर में आपको या तो ये भी पूछ सकता है उल्टा करके कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किस तरीके का है, शॉर्ट रन है कि लॉन्ग टर्म है कि मिड टर्म है, तो आप उसमें कह देंगे वो शॉर्ट रन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन कमिटेड एंड कैन नॉट बी रिकवर नोन एज। ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो ऑलरेडी क्या कर दिया आपने, किसी चीज में डाल दी है, अब वो वापस नहीं आएगी। ठीक, ऑप्शन ए सिंक कॉस्ट, ऑप्शन बी टोटल कॉस्ट, ऑप्शन सी फुल कॉस्ट, ऑप्शन डी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर है वो संक कॉस्ट है। क्यों, वो कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है एक बार गई वापस नहीं आती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाज इन्वेंटेड बाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आर, कैसी फर्म्स होती हैं परफेक्ट कंपटीशन में कि में जो मार्केट में, प्राइस मेकर होती है कि प्राइस टेकर होती है कि ऑप्शन सी प्राइस मेकर और टेकर दोनों होती है कि ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन में सब लोग एक मेन प्राइस होता है जो क्या होता है, फिक्स होता है, उसी को लेकर चलाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल देते पीछे कि सब्जी की मार्केट है, उसमें आलू का हर दुकान पे क्या एक फिक्स रेट उन्होंने टेक किया है, प्राइस इतना ही होगा। ठीक, तो इस वजह से ये कैसा है, प्राइस टेकर फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्म इन इक्विलिब्रियम व्हेन, फॉर्म कब इक्विलिब्रियम में होती है। ऑप्शन ए, एम आर इक्वल्स टू एम सी ओनली, एम आर इक्वल्स टू ए सी, और ऑप्शन सी, एम सी कर्व कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, और ऑप्शन डी ए एन सी। ठीक, तो इसका क्या पूछा है उसने, इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे क्या हो कि दोनों चीजें, कौन सी दो चीज कट करे, जहां पे एम आर और एम सी क्या करें, एक दूसरे को कट करेंगे, या इस तरीके से कह लो एक दूसरे के क्या है, बराबर, इक्वल, ऐसा पॉइंट जो होगा उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। तो इसमें का सीधा आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, इफ ऑल द इनपुट यूज इन द प्रोडक्शन आर इंक्रीज बाय 20%, कितने परसेंट से, 20% से, एंड द आउटपुट इज इंक्रीज बाय 10% ओनली, देयर मस्ट बी, क्या है अब ये पूछ रहा है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ऑप्शन सी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ऑप्शन डी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। उसने पूछा है कि अगर क्या हो रहा है कि तुमने इनपुट लगाया है कितने
20% से इंक्रीज किया, बट जो तुम्हारा आउटपुट वो सिर्फ 10% हुआ है। तो ये किस तरीके का दिखा रहा है कि इनपुट तो तुमने डाला पर तुम्हारा आउटपुट उस हिसाब से नहीं है, यानी क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन अ फर्म डबल इट्स इनपुट its output become more than the double, this is known as increasing return to scale, option B decreasing return to scale, constant return to scale, और ऑप्शन डी नन। इसने बोला अगर कोई फॉर्म क्या कर रहा है, इनपुट ही अगर तुम डबल डालोगे और वो बोल रहा है कि आउटपुट क्या उसका भी डबल हो जाएगा, तो ये किस तरीके का करेक्टर है? ऑब्वियसली ये बात क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का करेक्टर है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। क्यों? यहाँ पे बोला है अगर मान लो आपने इनपुट में 4 डाला और उसका डबल का भी डबल आना चाहिए। ठीक, इनपुट आपने 4 डाला है तो उसका डबल का डबल कितना हो जाएगा? 8। तो इस तरीके से आ रहा है, तो क्या इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल दिख रहा है ना यहाँ, क्योंकि डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, 4 से आगे ही जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट दैट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड। कौन सी कॉस्ट है जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे चेंज होती है? वेरिएबल कॉस्ट। कैसी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट जो होती है क्या होती है, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे चेंज होती हुई चलती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When total product reach its maximum, marginal product is। अगर कोई प्रोडक्ट क्या है अपने मैक्सिमम पे रीच कर जाएगा, यानी कि टोटल प्रोडक्ट टीपी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पे। तो इसका हमने पीछे भी क्वेश्चन दिया था, देखा था। तो ठीक, वो पूछ रहा है फिर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक, इम्प्लाइड कॉस्ट आर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कंप्रेस एंटायर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, पेमेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसने पूछा किसके बारे में? इम्प्लाइड कॉस्ट क्या होती है? ठीक, इम्प्लाइड कॉस्ट होती है ऑप्शन सी पेमेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन पेन एंड पेंसिल इज। किसके बीच में पूछ रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? पेन और पेंसिल के बीच में। पॉजिटिव होता है, 0 होता है, कि इनफाइनाइट होता है, कि नेगेटिव होता है? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व वुड बी। किसमें पूछा है? स्ट्रेट लाइन कर्व में, डिमांड में। तो उसमें मिड पॉइंट में कैसी होगी? 0 होगी, 1 होगी, इनफाइनाइट होगी, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जो इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर है 1। क्या होगी? 1, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी लाई बिटवीन। किसकी पूछ रहा है? इलास्टिसिटी की। वो होती है कितने? -1 to 1 के बीच में, -1 to 1 के बीच में, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूटिलिटी इज द डिजायर ऑफ अ कमोडिटी, द यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी, द नेसेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, या द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई वांट्स। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट विद द क्लोज सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, डिफरेंट, होमोजीनियस। किसके बारे में पूछा है? इसने पूछा है मोनोपोलिस्टिक। तो मोनोपोलिस्टिक में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट। मोनोपोलिस्टिक में एक जैसे प्रोडक्ट नहीं होते, अलग अलग होते हैं। बट जो परफेक्ट वाला होता है कंपटीशन, उसमें प्रोडक्ट सेम होते हैं। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। ठीक, परफेक्ट में होमोजीनियस होते हैं और मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन टीआर माइनस टीसी इज मैक्सिमम, टीआर एंड टीसी इज मिनिमम, टीआर इक्वल्स टू टीसी, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जब टीआर और टीसी क्या हो? मैक्सिमम हो।
क्या हो, उसके मैक्सिमम पे हो, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ट्रू रिगार्डिंग ब्रेक इवन पॉइंट। रिगार्डिंग किसके पूछा है, रिगार्डिंग किसके पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट के। ठीक, इट इज द नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, इट इज द पॉइंट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। किसके बारे में पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। ठीक, ब्रेक इवन पॉइंट कैसा पॉइंट है, जहां पे दोनों चीजें, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, वो पॉइंट भी, और साथ ही साथ टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the practice of selling same goods to different customer for different price is called price discrimination। अब बताइए, अगर आपके पास ऐसी शक्ति है कि आप एक ही प्रोडक्ट को किसी दूसरे इंसान को कुछ और दाम पे बेचते हो और दूसरे पे दूसरे, आपने सुना होगा जहां सेल्स लगती है या कुछ वैसा, तो वहां पे जिसमें जितनी शक्ति होती है वो उस हिसाब से क्या करवा लेता है, बार्गेन करवा लेता है। ठीक, तो इसका सीधा सा आंसर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या है, ऑप्शन ए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। Price discrimination occur in monopoly, monopolistic, oligopoly, perfect competition। कहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा देखा जाता है। ठीक, मोस्ट प्रोबेबली जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है वो देखा जाता है मोनोपोली में। किसमें, मोनोपोली में, क्योंकि जहां एक ही इंसान है जिसका राइट है, भैया वो तो दाम अपने हिसाब से लगाएगा ना। जहां एक ही राजा होगा वो राजा अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, वही वाली बात है यहाँ। ठीक, आप लोग मैच भी करते चलिएगा अपने आंसर, ये नहीं कि सिर्फ मेरे आंसर्स को सुनते चलिएगा, साथ ही साथ आप लोग भी इनके आंसर्स नोट करते जाइएगा और देखते जाइएगा कितने आप लोग सही कर रहे हैं आंसर्स को। ठीक, नेक्स्ट, टेक इट और लीव इट कंडीशन अराइज इन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। टेक इट और लीव इट, सुना होगा ना, ले लो भैया वरना तो छोड़ दो, वही वाली बात है यहाँ। ठीक, नेक्स्ट, द रीजन फॉर मोनोपोलिस्टिक टू अप्लाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज, किसमें पूछा है, मोनोपोलिस्टिक में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अप्लाई करेगा, एन इंक्रीज इन हिज टोटल रेवेन्यू एंड हिज प्रॉफिट, मिनिमाइज हिज कॉस्ट, ऑप्शन सी ओनली, ऑप्शन ए, और ऑप्शन डी ओनली बी। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। क्या है, एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू एंड हिज प्रॉफिट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोनोपोलिस्टिक टू मैक्सिमम प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन व्हेन वेयर, किसके बारे में पूछा, मोनोपोलिस्टिक का किस वक्त पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगी, उसकी कंडीशन क्या होगी। उसकी कंडीशन ये है, MR equals to LMC, SMC and SACL। ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट है। ठीक, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू करके। ठीक, नेक्स्ट, कंपटीशन अमंग द फ्यू ऑफ्टन रेफर्स एज, क्या बोला है, कंपटीशन अगर कुछ लोगों में है तो कौन सा है, ऑलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोसोनिक या बायलेटरल मोनोपोली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑलिगोपोली। क्या है, ऑलिगोपोली में क्या होता है कि कुछ ही सेलर्स होते हैं ऑलिगोपोली में, तो उन्हीं के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट ऑफ सिंगल बायर इज नोन एज, किसके बारे में पूछा, सिंगल बायर। यहाँ सेलर की बात नहीं हो रही है, यहाँ बायर की बात हो रही है। अगर सेलर की बात होती तो मोनोपोलिस्टिक कहते थे, मोनोपोली सॉरी नॉट मोनोपोलिस्टिक। ठीक, तो इसका क्या आंसर, ऑप्शन ए मोनोसोनिक। मोनोसोनिक इसका क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी ये मोनोसोनिक नहीं होगा क्योंकि ये तो दूसरे के लिए होता है, नेचुरल मोनोपोलिस्टिक पोली, नेचुरली जो मोनोपोली करता है ऐसा बायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, increase in total output that result from one unit increase in the input keep all the other input
कांस्टेंट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और नन ऑफ द अबव। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट के एडिशन के वजह से कोई भी रिजल्ट में क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, नेक्स्ट, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड एट द इनिशियल प्राइस इज 20 rupees for 40 units. If due to some reason the price increased to 30 and the quantity demand decreased to 20 unit, and then find the price elasticity of a demand. क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा, ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, अब आप लोग बोल रहे हैं डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा। डेल्टा क्यू के लिए हम निकालेंगे क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, जो हमारे पास इनिशियल या ओल्ड क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी ले लेते हैं। ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास 40 यूनिट्स। ठीक, न्यू कितनी है 20, 40 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 20, तो आपका डेल्टा क्यू कितना आ गया 20। ठीक, अब इसी तरीके से हम डेल्टा पी यानी प्राइस का निकालेंगे। हमारे पास इनिशियल प्राइस कितना था 20, उसके बाद इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ 30, तो ये कितना आ गया डिफरेंस 10, तो डेल्टा पी कितना आ गया हमारे पास 10। तो डेल्टा पी हमारे पास 10 है और डेल्टा क्यू हमारे पास 20 है। अब पी और क्यू यहाँ पे जो होगा ये हमारा इनिशियल वाले होंगे दोनों। ठीक, इस फॉर्मूले में हम जो भी वैल्यूज हमें मिली वो सब हम भर के देखते हैं यहाँ पे। ठीक, देखते हैं। ठीक, हमारे पास जो डेल्टा क्यू था वो कितना आया था 20, डेल्टा क्यू 20 था और पुराना वाला क्यू कितना था 40 मल्टीप्लाई बाय प्राइस कितना था पुराना वाला 20 और डेल्टा पी कितना आया था 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका ये सॉल्व होने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1। कितना आएगा 1। यहां देखिए ऑप्शन में है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा क्या है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द केस ऑफ डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस डिमांड विल बी परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक और ऑप्शन डी नन। ओके, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। किसके केस में पूछा है, इन केस अगर क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है इक्वल टू चेंज इन प्राइस के बराबर है तो उसमें क्या होगा, उस केस में जो होगा ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When the total product increase at decreasing rate, किस रेट पे हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन ए क्या है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज, ऑप्शन सी मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो, ऑप्शन डी मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव। तो किस केस में बोला है, अगर हमारा प्रोडक्ट क्या है इंक्रीज हो रहा है बट किस रेट से डिक्रीजिंग रेट से, उसमें हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होने लगेगा डिक्रीज होने लगेगा। तो इसका ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्डले अप्रोच, इसमें जो अप्रोच में बात की गई है वो नंबर्स के ऊपर बात की गई है। किसके ऊपर, नंबर्स की, कि किस तरीके से 1 2 3 4 5 ऐसे करके सीरीज में नंबर्स में हम कैसे चीजों को सेट करते हैं उस तरीके की। ठीक, तो यहाँ पे हम किस में देखेंगे, यूटिलिटी कैन बी मेजर एंड क्वांटिफाई। ठीक, क्या कर सकते हैं उसको मेजर कर सकते हैं और क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यूटिलिटी कैन बी रेंज, उसको क्या सिर्फ हम रैंक दे सकते हैं ओनली, नहीं रैंक नहीं दे सकते, उसके अलावा उसको मेजर करने के और भी तरीके बताए हैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी दैट इज कॉल्ड यूटिल, ये भी ठीक है। तो यानी इसका क्या है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सॉरी ए एंड सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व रेफर। मूवमेंट्स की बात कर रहा है, शिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं। शिफ्ट होता तो हमारा ये जो शिफ्ट इन डिमांड है वो हो जाता, पर यहाँ पे किसकी बात कर रहा है मूवमेंट की, यानी किसका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या हो रहा है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड सेलिंग कॉस्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, बोथ बी एंड ए सी।
ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, ठीक, बट इसमें नहीं होते हैं, ठीक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोनोपोलिस्टिक। क्या हो जाएगा, मोनोपोलिस्टिक के करेक्टर है, प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, सेलिंग कॉस्ट उसमें उसका मेन कॉन्सेप्ट दिखाता है, ठीक। नेक्स्ट, इन लॉन्ग रन, ठीक, इन लॉन्ग रन में क्या होगा, आउटपुट कैन बी चार्ज बाय वेट अ सेकेंड, ऑप्शन ए, output can be changed by changing all the factor of production. Option B, output can be changed by changing variable factors of production only. Option C, output can be changed by changing fixed factor of production. या option D, no change in output by changing all factor of production. ठीक, इसमें हमें देखना है लॉन्ग रन में के अकॉर्डिंग पूछा है, तो ठीक, लॉन्ग रन में हमें क्या चीज पे मेन फोकस करना है, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, फैक्टर्स, उन्हीं में चेंज करने की वजह से क्या होता है, आउटपुट में क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि फिक्स जो होता है वो ऑलरेडी हमारे पास फिक्स रहते हैं, उनमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज डिमांड कर्व, कॉस्ट कर्व, बोथ ए एंड सी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द। जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है वो कैसा होता है, डिमांड कर्व की होता है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट इक्वल टू, टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, टोटल कॉस्ट जो होती है वो होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। ऑप्शन देखते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट, क्रॉस प्राइसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्ड, चेंज इन क्वांटिटी X due to change in price of Y. Option B, change in quantity X due to change in its price. Option C, change in quantity X due to change in income. या ऑप्शन डी नन। क्या पूछा है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में, ठीक। इस केस में जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी, जो क्या है, चेंज इन एक्स ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। क्रॉस इलास्टिसिटी उसी के प्राइस में चेंज करने के वजह से जो चेंज आया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ मोनोपोलिस्टिक डिमांड कर्व इज रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिव इन इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट इन इलास्टिक, ठीक। कैसा होता है वो, रिलेटिव इन इलास्टिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, चेंज इन क्वांटिटी परचेज ऑफ अ गुड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स रिलेटिव प्राइस अलोन, अदर थिंग्स रिमेन सेम इज नोन एज प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, इनकम इफेक्ट या नन। कैसा इफेक्ट है ये, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है। कैसा, सब्स्टिट्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक। प्राइस इफेक्ट इज कंपाइज ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड इनकम इफेक्ट, ऑप्शन बी वेल्थ एंड पेगेज इफेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, वेल्थ इफेक्ट एंड पेगेज इफेक्ट। इसी के साथ आज हम अपने पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आप लोगों ने आंसर भी मैच किए होंगे, कितने आप कर पाए हैं, कितने नहीं कर पाए, और इसी के लिए थैंक यू। और लास्ट में मैं यही कहूंगी, प्लीज जितना हो सके उतना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके और भी कुछ डाउट्स हो तो प्लीज उसे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।